हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अलॉट। आज हम एनर्जी मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने जाना था एनर्जी मैनेजमेंट है क्या, उसकी नीड क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो आई बटन में जाकर या प्ले लिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकता है। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं क्या? हमारा इन्वायरमेंट मेनली तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जो है एयर, वाटर एंड सॉइल। हमारे इन्वायरमेंट में ये तीनों चीज़ें एक बैलेंस कंडीशन में हैं। अगर किसी कारण से ये बैलेंस बिगड़ जाता है तब ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बन जाती है। इस इनबैलेंस के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें कि मेन रीज़न है ह्यूमन इंटरफेरेंस। हमारे इन्वायरमेंट को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर हम आज की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, वोल्केनो इरप्शन, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसका हमारे इन्वायरमेंट पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। इस कारण से हमारा इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हमको अवेयर होना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को जानना पड़ेगा। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की। तो पहली प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन होता क्या है? हमारे नेचर में एयर, वाटर, सॉइल, ये जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं ये एक स्टैंडर्ड या ये कहें बैलेंस के रूप में काम करती हैं, और अगर ये अपने स्टैंडर्ड से डेविएट हो जाती हैं तब पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी वाटर का ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो यह कहा जाता है कि वाटर पॉल्यूट है। या अगर एयर में CO2 की मात्रा किसी लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो एयर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। मेनली 7 टाइप के पॉल्यूशन काउंट करे जाते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, लाइट एंड थर्मल पॉल्यूशन। ये प्राइमरी पॉल्यूशन है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, और ये सारे पॉल्यूशन एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। इसलिए हमको इन सभी पॉल्यूशनों को एक साथ मिलकर टैकल करना होगा। एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन ये ऐसे पॉल्यूशन हैं जिनको रिकूप करने में लाखों साल लग सकते हैं। इंडस्ट्री और मोटर व्हीकल का एग्जॉस्ट पॉल्यूशन का मेन कारण है। हैवी मेटल, नाइट्रेट और प्लास्टिक ये भी पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए हद से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वाटर पॉल्यूशन का मेन कारण ऑयल स्पिल, एसिड रेन, अर्बन रन ऑफ। अर्बन रन ऑफ का मतलब है शहरों से निकलने वाला गंदा पानी या कहें सीवर का पानी। ये वाटर पॉल्यूशन का मेन रीज़न है। एयर पॉल्यूशन का मेन रीज़न इंडस्ट्री, फैक्ट्री और जितने भी फॉसिल फ्यूल हैं उनको कंबशन करने से निकलने वाली जो भी फ्लू गैसेस हैं उनसे होता है। सॉइल पॉल्यूशन का मेन कारण इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो कि हम ऐसे ही खुले में मिट्टी पर या ये कहें उसको खुले मैदान में डंप कर देते हैं, जिसके कारण सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो ये मेन रीज़न थे सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के। सेकंड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है सॉइल डिग्रेडेशन। सबको पता है सॉइल हमारे जीवन के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज बिना सॉइल के आप खाना नहीं उगा सकते। अगर आपको खेती करनी है तो सॉइल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि यूएन की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर की जो फार्मलैंड है या खेती योग्य भूमि है वो हर साल डिग्रेड हो जाती है, यानी कि खेती योग्य नहीं रह जाती है। और इस सॉइल डैमेज के पीछे जो मेन रीज़न है वो है सॉइल का इरोजन, ओवर ग्रेजिंग और ओवर एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट, मोनोकल्चर प्लांटिंग, सॉइल कंपैक्शन एंड लैंड यूज कन्वर्जन। यहाँ पर बात करें अगर ओवर एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट, यानी कि जो भी हमारे पोल्यूटेंट हैं वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट या हाउस होल्ड वेस्ट डायरेक्ट डंप कर देते हैं तो उससे भी हमारा सॉइल डिग्रेडेशन होता है। बात करें अगर लैंड यूज कन्वर्जन की, तो लैंड यूज कन्वर्जन से मतलब है अगर कोई खेती योग्य भूमि है, अगर हम वहाँ पर पेड़ काट कर कोई इंडस्ट्री बना देते हैं, कोई बड़ी सी बिल्डिंग बना देते हैं, तो उससे भी हमारा सॉइल डिग्रेडेशन होता है और हमारी खेती योग्य जो भूमि है वो खत्म हो जाती है। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक वर्ल्ड लेवल इशू है और मेरे ख्याल से ये सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीज़न है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे जितने भी ओशन हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी पृथ्वी की जो सरफेस है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण हमारी बाढ़, जो हमारा पोलर आइस है उसका पिघलना और हमारा जो सी लेवल है उसका बढ़ना, ये सारी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आ रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, हरिकेन आते हैं, वाइल्ड फायर जो कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में लगी थी वाइल्ड फायर, वो एक इसका अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। सूखा पड़ना और रेगिस्तान का बढ़ना, ये सारे रीज़न हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए कितनी ज़्यादा डेंजर है। फोर्थ प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या का और इन्वायरमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है, बिकॉज जितनी ज़्यादा धरती पर जनसंख्या होगी लोगों की, उतनी ही ज़्यादा लोगों को पानी की ज़रूरत होगी और खाने की ज़रूरत होगी और अन्य जितनी भी फैसिलिटी है उसकी भी ज़रूरत होगी। अगर हम बात करें फूड की, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा फूड चाहिए और उस फूड को उगाने के लिए ही उतनी ज़्यादा ज़मीन चाहिए, और ज़मीन चाहिए तो हमको उतने ही ज़्यादा जंगल काटने पड़ेंगे, और अगर हमारे जंगल कटेंगे तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पर। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इस समय पूरे वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें फूड को उगाने की, सपोज़ हमारे पास फूड के लिए ज़मीन तो कम है लेकिन हमको फसल ज़्यादा उगानी है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिसके कारण सॉइल तो पॉल्यूट होती है, साथ में हमारा जो खाना है वो भी पॉल्यूट होता है। तो ओवर पॉपुलेशन इस समय एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बनकर सामने आई है। फिफ्थ प्रॉब्लम हमारी जनरेटिंग अनसस्टेनेबल वेस्ट। यहाँ पर बात करी जा रही है कि वेस्ट जनरेशन की। हमारे पॉपुलेशन दिनों दिन तो बढ़ रही है, साथ में उस पॉपुलेशन के द्वारा जो वेस्ट जनरेट करा जा रहा है वो भी बढ़ रहा है। एज़ पर स्टडी, एक औसत के अनुसार अकेला यूएस लगभग एक साल में 220 मिलियन टन वेस्ट जनरेट करता है, और ये सारा वेस्ट होता है प्लास्टिक पैकेजिंग के रूप में, ई वेस्ट के रूप में और हार्मफुल केमिकल के रूप में, जो कि जाता है अल्टीमेटली हमारे वाटर बॉडीज़ में और जिससे होता है वाटर पॉल्यूशन। अगर हम इस वेस्ट को
लैंडफिल करते हैं तो वहाँ से मीथेन गैस निकलती है और यह मीथेन गैस इफ़ेक्ट डालती है ग्रीन हाउस गैस का, जिसके कारण होती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, कि ये सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स और पॉल्यूशन एक दूसरे से लिंक हैं और एक दूसरे पर अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। अगली प्रॉब्लम है वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल इस समय हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, खासकर इंडिया की, या ये कहें जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके लिए वेस्ट डिस्पोजल बहुत बड़ी समस्या है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर बात करें, आप कभी कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाते होंगे तो आपने सड़क के किनारे कूड़े के ढेर देखे होंगे। कभी दिल्ली गए होंगे तो वहाँ पर भी आपने बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ देखा होगा। तो वो क्या तरीका है? वो हमारा तरीका वेस्ट डिस्पोजल का, और वो तरीका कहलाता है डंपिंग या लैंडफिल। लेकिन इससे दिक्कत क्या है? अगर हम वेस्ट डिस्पोजल का लैंडफिल और डंपिंग का तरीका अपनाते हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण होने वाला ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन होने के चांस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ लाइक यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, वो अपने यहाँ का जो वेस्ट और गार्बेज हैं वो ओशियन में डंप करते हैं, या फिर जितने भी हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर डंप कर देते हैं। तो इस तरीके से वेस्ट डिस्पोजल हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटान। सभी को पता है जंगल हमारी पृथ्वी के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे जंगल कार्बन डाइऑक्साइड के नेचुरल सिंक हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, हमारी पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा नेचुरल सिंक है अमेजन फॉरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहलाता है। अगर आपको इस पर पूरी वीडियो देखनी है तो आई बटन में है, आप उस पर अमेजन जंगल की पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस समय पूरी पृथ्वी पर लगभग 30% के करीब फॉरेस्ट हैं, लेकिन दिन ब दिन, साल दर साल ये जंगल काटे जा रहे हैं और हमारा फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसके कारण हमको घर बनाने हैं, इंडस्ट्री लगानी है और भी कमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए हमको ज़मीन चाहिए, खेती के लिए ज़मीन चाहिए, जिसके लिए हमको जंगल काटने पड़ेंगे। और जंगल काटने का इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पर आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि पोल्यूशन होता है, कहीं सूखा पड़ता है और कहीं पर बाढ़ आती है। तो डिफॉरेस्टेशन हमारी करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में से ही एक है। अगली प्रॉब्लम है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारे धरती पर बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण और उसके इंटरफेरेंस के कारण बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं। और हमारा इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, अगर कोई भी स्पीसीज विलुप्त हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम ही बिगड़ जाता है, जो कि लाखों साल में जाकर बना था। अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमारी धरती से हनी बी यानी कि मधुमक्खी गायब हो जाएं तो हमारी पृथ्वी लगभग 10 साल में ही ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज़ मधुमक्खी पॉलिनेशन का काम करती है और पॉलिनेशन के कारण ही फ्रूट आते हैं, फसल आती हैं और फूल आते हैं। अगर मधुमक्खी ही नहीं रहेंगी तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और हमारा फूड, फ्रूट और जितने भी फ्लावर्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे और इस धरती से बहुत जल्द ही फूड ख़त्म हो जाएगा और ह्यूमन लाइफ ख़त्म हो जाएगी। साथ ही ह्यूमन एक्टिविटी के कारण या पोल्यूशन के कारण हमारी जो मेरीन लाइफ है वो भी बहुत हद तक इफ़ेक्ट हुई है।
मैरीन लाइफ की बात करें तो मैरीन लाइफ की बैकबोन होती है कोरल रीफ और बहुत सारे ओशन में कोरल रीफ इस समय डेंजर में है। अगली प्रॉब्लम है ओशियन एसिडिफिकेशन यानी कि ओशियन का पॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे जो CO2 है, अगर CO2 की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ओशियन पर, बिकॉज ओशियन में रहने वाले बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो कि इस CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। इस समय एक स्टडी के मुताबिक 25% एटमॉस्फेरिक CO2 ह्यूमन के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है और लगभग 250 सालों से ओशियन की एसिडिटी कंटिन्यू बढ़ रही है, लेकिन साल 2100 या कहें 2100 तक इस एसिडिटी में 150% का इजाफा होने की संभावना है और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा सेलफिश और प्लैंकटन्स पर। इस सेलफिश और प्लैंकटन पर वही इफ़ेक्ट पड़ेगा जो कि ह्यूमन ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से ह्यूमन पर पड़ता है। अगली प्रॉब्लम है ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी कि ओजोन लेयर का क्षय होना। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में है और हमको सूरज से आने वाली हार्मफुल किरणों से बचाता है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्लोरीन और ब्रोमीन जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाया जाता है उसके कारण होता है। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन हमारे अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं तब ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करने लगते हैं। अंटार्कटिक में इस समय ओजोन लेयर का सबसे बिगेस्ट डिप्लीशन पाया गया है। CFC हालांकि बहुत सारे इंडस्ट्री कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में बैन किया जा चुका है और इसके जगह अब दूसरे केमिकल यूज़ करे जा रहे हैं जो कि ओजोन लेयर को कम डिप्लीट करें। अगला प्रॉब्लम है एसिड रेन। एसिड रेन होती क्या है? एक्चुअल में जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी स्मोक या फ्लू गैस होती हैं वो जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और उस एटमॉस्फेयर में जो भी ये गैसेस जाती हैं वो होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसें जो हमारी वाटर वेपर से उससे रिएक्शन करती हैं और अगर सल्फर डाइऑक्साइड हमारे वाटर वेपर से रिएक्शन करती है तो वो बनाती है हमारी H2SO4 और बारिश के साथ यही H2SO4 वापस हमारी अर्थ सरफेस पर आ जाता है जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन हमारे इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड लाइफ और एक्वाटिक स्पीसीज़ का मतलब होता है जो पानी में रहने वाली स्पीसीज़ हैं। तो इन सब पर एसिड रेन का एडवर्स इफ़ेक्ट या ये कहें बुरा प्रभाव पड़ता है। एसिड रेन का सबसे लाइव एग्जाम्पल है हमारा ताजमहल जो कि यमुना के किनारे है और यमुना बहुत ही पॉल्यूटेड रिवर है और एसिड रेन के कारण ताजमहल का जो कलर है वो धीरे धीरे येलो हो रहा है। अगली प्रॉब्लम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारी फसलों के जीन में मॉडिफिकेशन करा जाता है। जीन मॉडिफिकेशन फसलों में इसलिए करा जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकें और वो जो फसल है ज़्यादा से ज़्यादा कीट प्रतिरोधक हो। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक यह है कि जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली क्रॉप या फसलें हैं उनके अंदर एक समान प्रतिरोधक क्षमता होती है,
अगर कोई ऐसी बीमारी आती है जो कि नई बीमारी है, या ये कहें उस फसल के अंदर उस पर्टिकुलर बीमारी के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, तो वो बीमारी पूरी ही फसल को ख़त्म कर देगी। एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में एक बीमारी आई है पनामा डिजीज़, जो कि बनाना ये कहें केले से संबंधित है। पनामा डिजीज़ में क्या हुआ कि जितनी भी केले की फसलें थी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, यानी कि उसमें केवल कुछ बीमारियों के लिए ही प्रतिरोधक क्षमता थी। लेकिन जब एक नई फंगस सामने आई जिसको फ्यूरेज्म कहते हैं, उस फंगस से आने से वहाँ की पूरी ही केले की जो फसल है वो खराब हो गई। और इस समय भी अगर आप जो केला खाते हैं या जो बनाना कंज्यूम कर रहे हैं वो भी अपना ओरिजिनल एंसेस्टर बनाना नहीं है, वो भी जेनेटिक मॉडिफाइड बनाना है, या ये कहें क्लोन बनाना है। और जिस पनामा डिजीज़ की बात मैं कर रहा हूँ वो डिज़ीज़ इस समय एक सीरियस लेवल पर पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, और हो सकता है कि जो हमारा बनाना है वो आने वाले टाइम में ना रहे। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ।